Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथ का ये जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है, यानी कि थर्ड क्लास है। इसमें आपकी कुछ थ्योरी सेक्शन बचा हुआ है नंबर सिस्टम में, तो उस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। कुछ नियम है, इसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता की जांच किस तरह से करते हैं, ये बहुत ही बेसिक है ना। मैं जानता हूँ आप लोगों में से लगभग 98% बच्चों से ये चीज़ें सब बनती होंगी, लेकिन ये वीडियो जो है उन सब के लिए है जो 2% में भी आते हैं कि उन्हें अभी भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है या अभी उन्हें पढ़ना बाकी है। 2% वाले जो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से नीड है, ये उनके लिए है। जैसे ही ये थ्योरी ख़त्म होती है, हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो नंबर सिस्टम से काफ़ी बनने वाले हैं। आपके थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको टेट एग्ज़ाम में थ्योरी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप, कि जो टेट एग्ज़ाम है उसमें आपके थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए टेट एग्ज़ाम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम की जितनी थ्योरी है इम्पॉर्टेंट, वो आज हम ख़त्म कर लें। इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। टॉपिक भी बड़ा है ये, है ना। जैसे ही अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से कर लिया तो आपका ये एक तरह से मैथ का बेसिक है। अगर आपसे नंबर सिस्टम पूरी तरह से बनने लगा तो आगे की जो टॉपिक रहेंगे आपके वो बहुत आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि आगे वाले जो आपके टॉपिक होंगे उनमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो बोल क्या रहा है और करना क्या है। जब ये चीज़ें आ गई तो पूरी मैथ में तो आपकी यही है ना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, है ना, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, यही सारी चीज़ें हैं आपकी इसमें। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं आपके नंबर सिस्टम में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, जिनको हिंदी में आप कहोगे मौलिक संक्रियाएं। ठीक है, क्या कहेंगे आप हिंदी में, मौलिक संक्रियाएं यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ऑपरेशन होता क्या है, आपको देखिए समझना है अच्छे से। यदि मान लेते हैं हम कोई कि ए, बी व फिर सी एक धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। अब ये उन्हीं से नियम बनते हैं जो उनकी बात करते हैं कि जो ये नियम है वो किस पर लागू होते हैं। आपको पता है कि जो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथ में, है ना, ये चीज़ क्वेश्चन भी देखिए आ जाता है कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो मैथ के कितने होते हैं, 4 होते हैं आपका, प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। ये 4 आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब अगर हम बात करें क्लोजर लॉ की, जिसे हम हिंदी में संवरक नियम भी कहते हैं, तो देखिए इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप इतना लाइटली मत लीजिए कि नहीं अरे ये तो आता है। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो क्लोजर लॉ है वो किस में अप्लाई हो सकता है, जो आपके 4 ऑपरेशन होते हैं फंडामेंटल। ओके, जो ऑपरेशन होते हैं आपके कौन से, मैं इन नियमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशंस की, जो आपका प्लस माइनस, ठीक है, जैसे एडिशन बोलोगे, सब्सट्रैक्शन बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन बोलोगे और डिवीज़न बोलोगे। तो आपका ये किन पर लागू होता है, तो एक तो लागू होता है आपका योग के लिए, यानी कि a प्लस बी जब ऐड करेंगे तो एक धन पूर्णांक संख्या आएगी, और a इंटू बी करेंगे तो आपका धन पूर्णांक संख्या आएगी। तो ये जो नियम है संवरक नियम यानी कि क्लोजर नियम, ये आपका योग के लिए और गुणा के लिए, दोनों के लिए लागू होता है।
अब हम बात करें क्रम विनिमय नियम की, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये भी आपका योग के लिए लागू होता है और गुणा के लिए लागू होता है। यानी a प्लस बी, क्रम विनिमय का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका एक्सचेंज कर देंगे, आप इसको क्रम विनिमय कर देंगे। जैसे a प्लस बी किया है तो इक्वल में आप इसको b प्लस ए भी लिख देंगे, तब भी जो वैल्यू है वो आपकी सेम होगी। इसी प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी और इज इक्वल टू बी इंटू ए भी कर देंगे तो भी आपकी क्या होगी, जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा क्या, 5 प्लस 4, तो कितना आ गया आपका, 9 आया। अब चाहे मैं 4 प्लस 5 कर दूं तब भी क्या आएगा, आपका 9 आंसर आएगा। ठीक इसी तरह से आपको देखना है, अगर मैं a इंटू बी, यदि a को मान लिया वैल्यू की a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 4 है, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 20। या फिर आप 4 इंटू 5 भी करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आएगा, 20 आपका आंसर आएगा। तो ये होता है आपका क्रम विनिमय नियम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे साहचर्य नियम की, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। साहचर्य नियम किस तरह से होता है, देखिए जैसे ए आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा कि आपको ए प्लस बी प्लस सी, तो जो बी है और प्लस सी है इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, तो अब आप ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर प्लस में सी लिख देंगे, तो आपकी जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं आने वाले। तो ये होता है आपका साहचर्य नियम। और अगर ए इंटू बी इंटू सी करेंगे और बी इंटू सी को एक सेपरेट ब्रैकेट में रखेंगे, और अगर आप ए इंटू बी को सेपरेट ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई सी कर देंगे, तो चाहे आपका योग हो और चाहे आपका गुणा हो, अगर एक्सचेंज करते हैं तो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। यानी कि जो साहचर्य नियम है ये भी आपका योग के लिए अप्लाई होगा और गुणा के लिए अप्लाई होगा। इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी है, समझ रहे हैं ये, तो इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a गुणे बी प्लस a गुणे सी। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे बंटन नियम भी बोलेंगे। अब अगर a प्लस बी इंटू सी है तो c का अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c इंटू ए या फिर a इंटू सी प्लस b इंटू सी, यानी a गुणे सी कर सकते हैं प्लस b गुणे सी भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 5 गुणे करके लिख दिया यहाँ पर 4 प्लस 5, तो बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 5 का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो पहले 5 में करेंगे इसके, तो आएगा 20 प्लस 5 का करेंगे 5 में तो 25, यानी कि 25, टोटल एडिशन क्या हो जाएगा 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा 45। और चाहे आप इसको, है ना, तो अंदर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से आपका एडिशन में होना है। इसके बाद आपका बंटन नियम हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो है योगात्मक तत्समक, ये समझिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, टेट एग्जाम के। तो आप नाम से याद रखना है ताकि भूले ना। कैसे, योगात्मक तत्समक किसे बोलेंगे, जिसमें आपको किसी भी संख्या में ऐड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसे ही हम योगात्मक तत्समक बोलेंगे। जैसे कि a प्लस 0 अगर करते हैं तो क्या आएगा a, तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या में भी हम इसको ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उस संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो एक तो हो गया कि योगात्मक तत्समक,
तो योगात्मक तत्समक यानी कि किसी संख्या में जोड़ना ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। चाहे आप 5 प्लस अगर 0 करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि इसमें जो 0 है आपका, ये है योगात्मक तत्समक। और इसी तरह से बात कर दी जाए गुणात्मक तत्समक की, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1, यानी क्योंकि 5 इंटू 1 अगर करते हैं तो इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 आ जाएगा। तो ये देखिए 7 पॉइंट का है इसमें ये गुणात्मक तत्समक। किसी संख्या में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या की वैल्यू सेम टू सेम रहती है, तो उसे ही हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। ओके। अब एक योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स यानी कि उल्टा। तो अगर आप लोग ये जो 6th पॉइंट है, तो योगात्मक प्रतिलोम अगर करते, मान लीजिए आपने a प्लस और उसके इनवर्स को जोड़ दिया, यानी माइनस ए जोड़ेंगे तो a माइनस ए आ जाएगा। तो a हो गया है आपका, और a का प्रतिलोम हो जाएगा क्या, माइनस ए। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, और आपका इसमें जो a है उसका जो प्रतिलोम होगा वो होगा माइनस ए। तो अगर पूछ देता है योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो a का माइनस ए हो जाएगा, b का माइनस बी हो जाएगा। a या b की जगह आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पर आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी कि इसको कह सकते हो a इंटू बी इज इक्वल टू, अगर 1 कहेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/b, और b बराबर आ जाएगा 1/a। ये आपका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जो a और b एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनको बोलेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपके ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन थे ये आपके खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे, चलिए यहाँ से क्वेश्चन अब बनते हैं। जो अगला आपका थ्योरी वाला पार्ट है, यहाँ से थ्योरी समझ लो, यहाँ से विथ एग्जांपल हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो अगला पॉइंट है, संख्या में इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि आपका संख्या में जो इकाई अंक ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। बार बार गुणा करके नहीं करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ देता है। यदि कोई बड़ी घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, तो इस स्थिति में दी गई में जो घात दी गई है उसमें क्या कर देना है, आपको 4 का भाग कर देना है। जो शेष बचेगा उस संख्या की घात हम मानेंगे। अब हम 4 का भाग क्यों देते हैं, इसका रीजन भी समझ लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक 4 की घात के बाद जो इकाई अंक है उसकी पुनरावृत्ति होती है। ये चीज़ आप समझिएगा। अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, विथ एग्जाम्पल करेंगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपसे ये क्वेश्चन भी बनने लगेगा। बहुत सिंपल है, बस आप समझिए। जैसे हमने 2 की घाते 1 किया तो आंसर आ गया 2, 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 3 किया तो 8, और 2 की पावर 4 किया तो 16। 4 अंक हो गए, यानी कि 4 घात कर दिया। अब 5वीं घात जैसे ही जाएगी तो वो फिर से जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लगेगा। जैसे ही हम 2 की घाते 5 करेंगे तो क्या आ गया, 32, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। और जब 2 की घाते हमने 1 किया था तब भी इकाई का अंक 2 था। अब 2 की पावर 6 किया तो कितना आया, 64, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है। इसी तरह से जब हमने 2 की पावर 2 किया था तो इकाई का अंक क्या था, 4 था आपका। यानी कि हर 4 घात के बाद आपका जो इकाई अंक है
उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। तो जब किसी भी संख्या में घात दिया हो, उसका इकाई अंक पूछे, तो सबसे पहले उसकी घात में आपको 4 का भाग देना है, क्योंकि 4 का भाग देने का मतलब ये है कि 4 हर घात के बाद सेम यूनिट डिजिट आपकी जो है इकाई का अंक है वो रिपीट होता है, तो वो रिपीट हो के एक साइड होता रहेगा। इसके बाद जो शेष बचेगा उतनी की घात करके हम उसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर जैसे हमने 4 किया, गुणजों में इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 6 आता है। अगर 3 की घाते 4 है तो इकाई का अंक 1 होगा। मान लीजिए 3 की घाते 8 हो जाता है, तो भी आपका क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। देखिए यहाँ पर 3 की घाते 8 करते हैं। अब घात में क्या करना है, आपको 4 का भाग देना। 4 दूनी 8, 2 बचा। आप 2 घात मान के इसका इकाई 3 त्रिका 9, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम 4 की घाते कितना करते हैं, 3 की घाते 8 करते हैं, तो इसी तरह से 5 की घाते 4 के गुणजों का इकाई अंक 5 हो गया। अगर 6 की घाते 4 है तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 का भी दिया हुआ है, 8 और 9 का, कि अगर 9 की घाते 4 कर दिया जाए तो इनके गुणजों में जो इकाई का अंक क्या होगा, तो वो आपका 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अब सबसे पहले लेना क्या है, एग्जाम्पल लेना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है आपका, समझिएगा इसको कैसे हल करते हैं हम क्वेश्चन को। 729 की घाते 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 58 में आपको 4 का भाग देना है। अभी मैंने बताया कि जब किसी संख्या में घात दी हो और उसका इकाई अंक पूछे, तो आपको सबसे पहले देना है भाग 4 का। कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला गया, 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब बचेगा क्या है आपका, क्या बचेगा आपका, 2 बच जाएगा। अब हम बात करें 729, अब इसकी घाते अगर 2 करते हो 4 का भाग देने के बाद, अच्छा तो देखिए एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि ये जो आपकी पुनरावृत्ति लिखी हुई है, एक सेकेंड, ये जो आपकी पुनरावृत्ति लिखी हुई है इसको समझ लीजिए या फिर चाहे आप याद कर लीजिए, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब चाहे आपकी संख्या 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो,
5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो। जब इनमें 4 की घात लगाएंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाहे आप करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई 9 तक, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब 2 की पावर 4 करोगे तो जो इकाई का अंक है वो आपका 6 रहेगा। समझिएगा इस बात को। जब 3 की पावर 4 करेंगे आप तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। करके देख लीजिए, है ना। इसी तरह से जब 4 का घाते 4 करेंगे तो इनके गुणजों का जो इकाई का अंक होगा वो आपका 6 होगा। 5 की घाते 4 के गुणजों में जो इकाई का अंक होगा वो आपका 5 होगा। इसके बाद 4 के गुणजों में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 7 की पावर 4 के गुणजों में जो इकाई का अंक है वो आपका 1 आएगा। कहने का मतलब जब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 1 होगा। इसी तरह से 8 की पावर 4 के गुणजों में जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6 और 9 की घाते 4 के गुणजों में इकाई का अंक क्या होगा आपका 1 होगा। तो इसको आपको समझना है अच्छे से, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब 2 की घाती 4 करेंगे तो कितना आएगा, जो लास्ट का इकाई का अंक है ना। आप, है ना, मन ही मन में मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं कि 3 की घाते अगर हम 4 करेंगे तो कितना होगा इसका इकाई का अंक। अब एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे कि 729 की घाते जो 58 में इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं उस चीज़ को आपको समझना है। अब 729 में आपको पता है कि इकाई का अंक 9 है, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक को ले लेना है और घाते लिख देना है 58। ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाता है, 14 बार। 14 चौको 56, यानी कि 9 की घाते 4 की घाते क्या कर सकते हैं, 14 चौको 56, ये हो गया। ये चीज समझ में आ गई। प्लस 9 की घाते आपको 2 यहाँ पर कर देना है। अब गुणा में घाते जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 14 चौको 56, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप इसको रखोगे क्या, 9 की घाते 2। तो 9 की घाते 4 का इकाई अंक यहाँ बता चुका हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि जब 9 की घाते 4 हो, इनका गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 1। अब 1 की घाते 14 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 गुणे 81, क्योंकि 9 की घाते 2 है तो गुणे 81। अब 81 गुणे 1 बराबर 81 ही आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा आंसर। आया आपको समझ में। या फिर देखिए, पुनरावृत्ति की बात इसलिए की जाती है, किसी में भी करो, जब उसका 4 बार कर दोगे ना तो 5वीं बार अपने आप पुनरावृत्ति हो जाएगी इकाई अंक की। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। आप लोग करके देख सकते हैं। जैसे 2 की घाते 1 करके दिया तो 2 आया, जैसे ही 2 की घाते 5 किया तो उसका भी इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने 729 में इकाई का अंक ज्ञात करना था, तो एक काम कर सकते हैं आप कि सीधे आपने क्या किया, 58 में 4 का भाग दिया, 14 बार पूरी तरह से चला गया, बचा 2। तो 729 की घाते 2 बस बचा दो आप सीधे। अब इकाई का अंक 9 है तो 2 घाते हैं तो 9 गुणे 9 कितना आ गया, 81।
और 81 का जो इकाई अंक है वो कितना है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देखिए यही चीज़ समझाई गई है कि 9 की पावर यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिया है समझाने के लिए कि अब इकाई का अंक 9 ही है, तो हमने 9 की घाते 58 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। हमने भाग दिया तो आपका जो 14 बार पूरी तरह से चला गया, तो 9 की घाते 4, क्योंकि 4 की बार पुनरावृत्ति होती है ना, मैंने इसलिए 4 का भाग दिया। तो हमने 9 की घाते 4 की घाते 4 लिख दिया, क्योंकि घात से घात में गुणा होता है और जब घात ऐड होती है तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इतना बेसिक तो आपसे बनता ही होता। तो क्या किया हमने यहाँ पर 9 की घाते 4, इकाई अंक आपका 1 आता है, 1 लिखा है और 9 का स्क्वायर लिख दिया, तो 81 आया फाइनली लास्ट में। अब 81 का जो इकाई अंक है वो आपका कितना है 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अब आपकी जो अगली थ्योरी है वो है आपकी विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लगभग जो मैथ वाले बच्चे हैं ये चीज़ बनती होगी, फिर भी हम अभी बेसिक बिल्कुल करवाने वाले हैं, डोंट वरी। अब 2 से विभाज्यता का नियम जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं हम कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 2 का गुणज हो, तो वह संख्या सदैव 2 से विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 2544, 3754, 15,000, कुछ भी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 89 ले सकते हो, सॉरी 88 ले सकते हो। ठीक है, 2 का गुणज क्या है यहाँ पर 8, 2 का गुणज भी है, या फिर 0 हो, तो ये संख्या 2 से क्या हो जाती है विभाज्य हो जाती है। इसी तरह से आपको 3 के विभाज्यता का नियम देखना है। आज हम यहाँ पर विभाज्यता का नियम जैसे ही खत्म होगा तो ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और मैथ सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट 2023 के वर्ग 2 के मैथ सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स मिल जाते हैं, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और एमपी टेट जो आपका वर्ग 2 है उसकी मैथ की क्लासें ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गई हैं, है ना। बीच में 2 दिन का गैप हो गया, थोड़ी टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, है ना। हम थ्योरी यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद हम व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ थ्योरी की, तो अब बात करेंगे 3 के विभाज्यता के नियम की। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या सदैव 3 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये संख्या दी हुई है 18762, अब इनके अंकों को जोड़िए कितना होता है 8 और 1 9, 9 7 16, 16 6 22 और 22 2 24, 24 3 से भाग जाता है कि नहीं, चला जाता है। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि पूरी तरह से भाग चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह से 1,37,622 ये दिया है। अब आपको इसके अंकों को जोड़ना है तो कितना होगा 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 7 17, 3 20 और 1 21। अब आप अगर 21 में 3 का भाग देंगे तो पूर्णतः ये क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा 7 टाइम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो बस देखना इतना है 3 के विभाज्यता के नियम में, है ना, 3 से कौन सी संख्या विभाजित है, आप अंकों को जोड़िए। अगर वो अंकों का जोड़ 3 से आपका डिवाइड हो जाता है तो आपकी वो संख्या 3 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद देखें 4 से, तो किसी भी संख्या के आपको
लास्ट के 2 डिजिट देखने, अगर वो 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें थ्योरी में क्या दिया है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या सदैव 4 से विभाज्य। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। अब एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं 1848। अब 48 हो गए लास्ट के 2 अंक, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, तो 12 टाइम जाएगा आपका ये। जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो आपकी जो पूरी संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कौन सी संख्या 5 से विभाजित है ये चेक करने के लिए उस संख्या की जो लास्ट यूनिट डिजिट है ना, जिसे आप इकाई का अंक कहते हैं, वहां पर या तो 0 दिया हो या फिर आपका 5 दिया हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लो, अगर मैंने 50 ले लिया, 55 ले लिया, 80 ले लें या फिर 85 ले लें, तो इकाई का अंक 0 और अगर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। याद रहेगा आपको? चलिए अब आते हैं हम 6 के विभाज्यता के नियम से। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जो 6 है वो आपका 2 और 3 का मल्टीप्लाई है। तो अगर कोई भी संख्या 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है तो वो संख्या आपकी 6 से भी कट जाएगी। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पर 1296। अब ये 1296 2 से डिवाइड तो हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट आपकी 6 है, 2 तिया 6, ये डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या भी आपकी डिवाइड होगी। तो इससे तो आप क्लियर हो गए कि इकाई का अंक इसका 6 है, इस वजह से ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है। 9 6 15 2 17 1 18, सभी अंकों का योग आ रहा है 18। 3 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड आपका हो जाता है, यानी कि ये संख्या 2 और 3, है ना, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1296 संख्या है ये आपकी 6 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब आपका बचता है 7 से विभाज्यता का नियम। अब आपको 7 से विभाज्यता का नियम देखना है क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में से 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 7 से विभाजित होगी। यदि संख्या अधिक बड़ी हो तो यह क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमें 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। समझिएगा क्या चीज़ कह रहा है। यदि किसी संख्या के जो अंतिम अंक में 2 से पहले गुणा करके शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 16,807 है, 7 से विभाज्य है या नहीं जांच करना है इसकी। तो 16,807 में इकाई का अंक आपको पता है 7 ही है। अब इकाई के अंक में 2 का गुणा प्राप्त गुणा जब करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब शेष संख्या जो बची वो कितनी थी, 1680 बची ना, पिछली वाली। 700 तो क्या था, एक 7 जो था वो इकाई अंक था। अब बची संख्या 1680। अब इस संख्या में 14 घटा दें तो 1666 आ जाएगा। पुनः इस संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 12 हो जाएगा, है ना। हमें ये चीज तब तक दोहराते जाना है जब तक सबसे छोटी संख्या ना आ जाए। अब 1666 में पुनः इस संख्या में इकाई के अंक में 2 से गुणा किया, 12 आया, शेष बची 166। 166 में 12 माइनस करें 154, फिर भी आपका 154 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब जो संख्या 7 से पूर्णतः अगर ये विभाज्य हो जाती है तो 16,807 भी क्या हो जाएगी, संख्या जो है वो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। ओके।
जब तक 7 से विभाजित ना हो वो संख्या तब तक हमें उसको और छोटा करते रहना है। तो इस 7 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, विभाज्यता का नियम है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी संख्या है, उसके इकाई अंक में 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करने के बाद बची हुई संख्या में से माइनस कर दीजिए। जो संख्या आएगी उसका क्या होना चाहिए, 7 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। और हमें ये प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ना मिल जाए इसमें। तो वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर दोहराई। अब हम बात करेंगे अगले की कि जो 8 का विभाज्यता का नियम है वो क्या है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या सदैव 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। लास्ट के आपको 3 डिजिट को देखना है। अगर ये 8 से डिवाइड है तो आपकी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 के डिवाइड की बात करें, है ना, तो अगर उनके अंकों का योग, कोई भी संख्या दी हो, उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये संख्या दी हुई है, इन सबको ऐड किया तो यहाँ पर 27 आया। 27 9 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 के लिए तो वही चीज़ है कि शून्य होना चाहिए लास्ट में। जो 11 का विभाज्यता का नियम है, तो देखिए इसमें सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये चीज आपको समझनी है। तो वह संख्या सदैव 11 से विभाज्य हो जाती है। जैसे एक संख्या ये दी है उदाहरण के लिए 1,61,051, 11 से विभाज्य है या नहीं जांच करना है। तो सम अंक ले लीजिए, पहला 1, फिर 1, फिर 5, ये हो गए विषम। फिर सम में जाएगा 6 + 0 + 1, ये अंक है। जैसे पहला, तीसरा और 5वां ये विषम हो गए तो इनको जोड़िए। इसके बाद दूसरा, चौथा और छठवां जोड़िए तो ये हो जाएगा 6 + 0 + 1, कितना आ गया 7। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 7 - 7 = 0। कहने का मतलब ये संख्या पूरी आपकी किससे, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके जो विभाज्यता के नियम थे वो सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम आगे की थ्योरी करेंगे आगे की वीडियो में, है ना। 1 या 2 दिन में आपकी थ्योरी उसकी जो नंबर सिस्टम की है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं इसी में, MP टेट वर्ग 2 में। अगर आपको ये मैथ की क्लास अच्छी लगी हो, है ना, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जितने लोग भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उन तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि MP टेट वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग अप्रैल में डेट दी हुई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो साथ में आप लोग, और अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी सेक्शन है ये यहाँ पर, इसके बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो आपके आज विभाज्यता के नियम कर दिए, जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन थे उन पर चर्चा कर ली हमने। यहाँ से थ्योरी से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नंबर सिस्टम की थ्योरी 1 दिन की और बची होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।